गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हो? अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके परिवार जन भी आपके साथ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आपकी पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है? अच्छी सी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि वैसे अपन ने बहुत सा समय कोरोना की वजह से खराब कर दिया है। बाकी जो बचा है उस समय को अपन तो सही दिशा में इस्तेमाल करना है, ताकि हम अपने लक्ष्य में सफल हो सके। और अपना लक्ष्य यही रहेगा कि जो बाकी शेष समय बचा हुआ है ना, उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ताकि कम समय में भी अपन अच्छा सा आउटपुट ले सके और अच्छे अंक अर्जित कर सके। इसी के साथ जो कल क्लास में मैंने बिंदु जहाँ से छोड़ा था उससे आगे चर्चा करता हूँ मैं आज। और उसमें आगे का जो विषय है वो क्या है? हिंदी में विरोधाभास अलंकार। कौन सा है बेटा? विरोधाभास क्या है? विरोध धन आभास से बना है। किससे बना है? विरोध धन आभास। तो इसका मतलब ये हो गया, जहां पर विरोध वास्तविक रूप से तो होगा नहीं, लेकिन विरोध का क्या होगा? अनुभव होगा या एहसास होगा। ये परिभाषा मैंने ऐसे लिखी, जहां पर वास्तविक विरोध नहीं होता, नहीं होने पर भी विरोध का क्या होता है? आभास होता है या एहसास होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे अखियन को मीठी लागे लुनाई। देखो बेटा, इसमें अखियन आंखों को मीठी लगती है लुनाई। अब मीठा और लुनाई का मतलब होता है लवण, जिसको आप खारा बोलते हो। तो मीठा और खारा एक दूसरे के क्या है? विरोध है। तो पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधी है, लेकिन वास्तविक रूप से विरोध नहीं। क्या कहना चाह रही है पंक्ति? कवि की कल्पना क्या कहना चाह रही है कि आंखों को अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, मीठी लगती है लुनाई, यानी क्या होता है? लवणता। लवणता यानी सुंदरता। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर लुनाई, लूण या खारापन ना होकर के क्या है? सुंदरता है। ठीक है, दिखने में तो अपने को वहां पर क्या विरोध लग रहा था, आभास हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप से क्या नहीं? विरोध नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखो इसका। या अनुरागी रागी चित्त की गति न समझे कोई। चित्त की गति न समझे कोई। पहली पंक्ति, या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग। जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल और। ठीक है मित्रों, दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा कि या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। देखते हैं विरोध है क्या यहाँ पर, या वैसे ही आभास हो रहा है विरोध का। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये दोहा बिहारी का है। यह अनुरागी चित्त की गति को कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे ये बूढ़ता है, डूबता है श्याम रंग में। श्याम का मतलब यहाँ पर काला लेंगे तो काला रंग। ठीक है, जैसे जैसे ये काला रंग डूबता है, क्योंकि उज्ज्वल यानी सफेद होता है। एक अर्थ तो ये हो गया इसका। ठीक है बेटा, तो भाई ये जो अनुरागी मन है, प्रेम में डूबा हुआ मन है, उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि जैसे जैसे काले रंग में, श्याम का मतलब यहाँ पर काला है,
जनरली अर्थ क्या आता है, श्याम का मतलब काला। तो काले रंग में जैसे जैसे डूबता जाता है वैसे वैसे उज्जवल या सफेद या पवित्र होता जाता है। यहाँ पर विरोध लग रहा है, जबकि वास्तविक रूप से ये विरोध नहीं है, क्योंकि आप देखो काला रंग है और काले रंग में कोई चीज डूबती है तो वो उज्जवल नहीं होगी, वो काली होगी। लेकिन इन शब्दों के माध्यम से अपने को क्या लग रहा है, पहली बार पढ़ने में विरोध लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से, या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, क्या कहते हैं कि इसे भगवान के भक्ति में या भगवान के प्रेम में जो मन डूबा है उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। और भगवान भी कौन से, जैसे जैसे ये प्रेमी मन श्याम रंग यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जैसे जैसे ये क्या श्री कृष्ण के रंग में डूबते हैं, ठीक है, श्याम का मतलब है कृष्ण के रंग में डूबते हैं, वैसे वैसे या कृष्ण की भक्ति में या प्रेम में डूबते हैं, वैसे वैसे मन क्या होता जाता है, भक्त का मन क्या होता जाता है, उज्जवल होता जाता है। उज्जवल यानी पवित्र शुद्ध होता जाता है। ये आपके समझ में आ गया होगा। क्या बोला मैंने, विरोध लग रहा था कि काले रंग में डूबने से उज्जवल कैसे हुई चीज, लेकिन ऐसा नहीं कि जो अनुरागी मन है श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ जो मन है वो श्री कृष्ण के प्रेम में जैसे जैसे डूबता जाता है वैसे वैसे पवित्र होता जाता है। इसका वास्तविक अर्थ ये है। जहां पर क्या है, विरोध लग रहा है लेकिन विरोध है नहीं। इसका तीसरा एग्जाम्पल अपन इधर ले लेते हैं, जैसे सुधी आए और सुधी जाए। यहां पर विरोध लग रहा है किसमें, आने में जाने में, ठीक है। सुधी आए और सुधी जाए, सुधबुध यानी स्मृति याद आते ही वो अपनी चेतनता खो देती है। तो यहाँ पर विरोध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने को क्या लग रहा है, शब्दों से विरोध लग रहा है। उम्मीद करता हूं कि विरोधाभास के ये तीन उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसमें एक बात और देखना, इस ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें एक साथ तीन अलंकार है बेटा। वो कितने अलंकार, तीन। कौन कौन से, अगर मैं यहाँ पर पहली पूरी ऑल ओवर की बात करूं पूरे में, तो ऑल ओवर में तो क्या हो जाएगा, विरोधाभास, क्योंकि अर्थ में विरोध नहीं है लेकिन फिर भी विरोध का क्या लग रहा है, आभास लग रहा है या हो रहा है। तो पूरे में अगर पूरे दोहे की बात करूं तो विरोधाभास है। दूसरा, अगर इसमें ही बात करूं मैं श्याम रंग, तो इसके दो अवतार है, तो काला और दूसरा श्री कृष्ण, और उज्जवल के भी कितने अवतार है, दो। तो श्याम रंग में और उज्जवल में दो दो अर्थ आने के कारण कौन सा हो जाएगा, शब्द एक और अर्थ अनेक, तो कौन सा हो जाएगा, श्लेष है। लेकिन श्लेष आप ये दो में बताओगे, पूर्व में नहीं, पूरे उदाहरण में नहीं। पूरे उदाहरण में ऑल ओवर विरोधाभास होगा, जबकि श्याम रंग में दो अर्थ आने के कारण और उज्जवल के भी दो अर्थ आने के कारण आप इन दोनों शब्दों में क्या बता सकते हो, श्लेष अलंकार बता सकते हो। और इस पूरे उदाहरण में तीसरा जो उदाहरण या एग्जाम्पल है वो किसका है, देखो उदाहरण का है, उदाहरण अलंकार। आपने देखो जो जाही और जो ऊपर कोई बात कह दी गई, उसको नीचे उदाहरण के माध्यम से समझा दिया गया है, इसलिए उदाहरण अलंकार भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आप तैयार करना है। इसमें तीन है, लेकिन आपको बताना किस प्रकार से आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि श्याम रंग के दो अर्थ आने के कारण क्या है, श्लेष, उज्जवल के दो अर्थ आने के कारण श्लेष। इन दोनों शब्दों पूरे में अगर बात करें तो विरोधाभास है दूसरा अलंकार, और पूरे में ही अगर तीसरा अलंकार बात करूं तो उदाहरण, क्योंकि ऊपर कोई बात कहती उदाहरण में, उपमेय में, और उपमान में क्या दे दिया जाएगा, उदाहरण, जो कैसे पता चलता है, जो से। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, अब अपना जो चैप्टर है अलंकार का वो समापन की ओर है। लास्ट जो भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार का, ये आपका अंतिम भेद है सिलेबस का। ठीक है, आज इतनी जो मैंने 8वां प्रकार आपके सामने राइट डाउन कर दिया।
देखते हैं उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं। उत्प्रेक्षा की अगर एक शब्द में अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो एक शब्द में ये होगा कि उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है, संभावना। क्या होती है, संभावना। क्या होती है मित्रों, संभावना। ठीक है, अब क्या बनी परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान की क्या प्रकट की जाती है, संभावना प्रकट की जाती है, वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अब इसमें आपके तीन भेद और दे रखे हैं, तीनों भेदों की अपन एक एक करके विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक पहचान लिखनी है इसकी। ये शब्द जहां पर दिखे, इट मीन्स आपको आंख बंद करके देखने के बाद फिर तो आंख बंद करके आप लिख दीजिए क्या है, उत्प्रेक्षा। क्या देखने के बाद, ये जनो, जानो, मनो, जनो है, होगा जनो है, जानू है। ठीक है, मनो, मानो और मानो है। ये शब्द जहां जहां पर आपको दिखे ये बता देना है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे मैंने काय में बताया था, उसमें बताया था काय में, उपमा में बताया था सा से सी सम समान, ठीक है ना, जिमी श्रेष्ठ तुल्य सदृश। वैसे ही ये शब्द इसकी क्या बताते हैं, पहचान कराते हैं किसकी, उत्प्रेक्षा की। जनो, जानो, जनो, मानो, मानो, मनो। ठीक है, इसके तीन भेद उत्प्रेक्षा के, तीन भेद कौन कौन से, देखो पहला देखते हैं, हेतु उत्प्रेक्षा या वस्तु उत्प्रेक्षा कर लेते हैं। वस्तु धन उत्प्रेक्षा होगा इसका, वस्तु प्रेक्षा, तो दीर्घ संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि से वस्तु धन उत्प्रेक्षा। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगी आगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा ऊ और छोटा ऊ बन करके बड़ा बन गया यहाँ पर, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ठीक है, अब चर्चा करते हैं अपन इसकी परिभाषा की। भाई संभावना है, उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होगा, संभावना, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में संभावना प्रकट, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है। देखो, एक वस्तु की दूसरी वस्तु में क्या संभावना, वस्तु है तो एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, सोहत और पीठ पटे श्याम सलोने का, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने घाट, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने घाट, मनो नीलमणि से पर, मनो नीलमणि से पर, आतप करियो प्रभात। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल है। देखो,
सो सोरे सुंदर लगे और लेंगे पीले वस्त्र। कौन? श्याम सुरो ने गा, श्याम जी श्री कृष्ण भगवान सावड़े शरीर पर, गात यानी शरीर पर, पीले कपड़े सावड़े शरीर पर ओढ़ करके धारण करके सोरे सुंदर लगे सुशोभित हो रहे। कौन? श्याम जी श्री कृष्ण भगवान। और ऐसे लग रहा है कि मानो नीलमणि पर्वत है, नीलमणि पर्वत है, उनका नीला शरीर या सावला शरीर नीलमणि पर्वत है, उनके नीले शरीर पर या सावले शरीर पर नीलमणि पर्वत की क्या संभावना पड़ी है। और इसके अलावा नीलमणि पर्वत है, नीलमणि पर्वत पर क्या आतप सूर्य की क्या पड़ रही है? पीली किरणें पड़ रही है। समझ में आ गई? यहाँ पर क्या बोला, दोबारा बता देता हूं कि श्री कृष्ण भगवान ने पीले वस्त्र पहन रखे हैं, किस पर? सावले शरीर पर। तो उनके सावले शरीर पर तो सुलोने गात पर तो काय की संभावना है? नीलमणि। ठीक है दोस्तों, नीलमणि। सावला शरीर नीला होता है और नीलमणि पर्वत को क्या बता दिया है यहाँ पर? सावला शरीर। ठीक है। आतप प्रयोग प्रभात, सूर्य की किरणें पीली होती है और पीली किरणों की संभावना किसमें प्रकट की गई है? पीले वस्त्रों में। किसमें? पीले वस्त्रों में। ठीक है। ये कैसे? इधर देखो, सावला शरीर, सावला शरीर और क्या है? पीले वस्त्र। संभावना है सावले शरीर में तो काय की संभावना है? नीलमणि पर्वत। पर्वत संभावना। वैसे ही संभावना पीले वस्त्र में काय की कर दी है? सूर्य की किरणें। आ गया होगा समझ में दोस्तों? ये मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया, उधर मैंने और भी खोल करके अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि सावला जो शरीर है, सावला शरीर भी नीले रंग की जैसे होता है, तो सावला शरीर किसकी तरह लग रहा है? नीलमणि पर्वत की तरह लग रहा है। और जो उनके पीले वस्त्र है वो सूर्य की पीली किरणों की तरह लग रहा है। संभावना कर दी आप, ठीक है ना? सावले शरीर में काय की संभावना? नीलमणि पर्वत की। पीले वस्त्रों में काय की? सूर्य की किरणों की। ठीक है। ये वस्तु उपेक्षा आपके मैंने अच्छे से समझा दिया है, समझ में आ गई? क्योंकि अगर वस्तु की बात करें तो वस्तु ही है, ये शरीर भी वस्तु ही है, भौतिक पंचभूत तत्वों से मिलकर के बना है, तो ये भौतिक तत्व ही तो है, इसलिए वस्तु है। भौतिक तत्व से बनने के कारण वस्तु है, तो इसलिए वस्तु। और ये नीलमणि पर्वत भी वस्तु है, सूर्य किरणें वस्तु है, ये भी वस्तु है। देखिए मित्रों, आगे चर्चा कर रहे थे अपन फ्लो उत्प्रेक्षा, ठीक है, जो किसका भेद है? उत्प्रेक्षा का ही दूसरा भेद है। इसमें क्या होगा, इसको तोड़ते तो कौन सी गुण संधि हो जाएगी? फल प्लस उत्प्रेक्षा। तो क्या हो जाएगा? फ्लो उत्प्रेक्षा। इससे बड़ा है गुण संधि से, जहां पर क्या है? जहां अफल में फल की संभावना हो। उत्प्रेक्षा का मतलब तो क्या है? संभावना, और फल अफल में फल। ठीक है, ये परिभाषा आपके सामने मैंने बना के भी बता दी और लिख के भी बता दी। इसमें क्या अफल होगा, उसमें क्या फल की क्या कर देंगे अपन? संभावना कर देंगे। क्या कह रहा है? स्वर्ण सालियों की कलमे थी दूर दूर तक फैल रही, शरद इंदिरा का मंदिर सा मानो कोई गेल। इससे तो अपन पकड़ लेंगे क्या होगा जाएगी? उत्प्रेक्षा। ठीक है। अब इसमें क्या है? स्वर्ण सालियों की कलमे थी दूर दूर तक फैल रही। ये क्या कह रहे कि ये जो बालियां थी, कलमे यानी बालियां, गेहूं की जो धान की बालियां थी वो पक गई थी, सुनहरे रंग की हो गई थी, पीली हो गई थी। तो इसीलिए क्या? स्वर्ण यानी सोने के रंग की सालियां, जो उनकी आगे नुक्कू होते हैं, उनके जो आगे के अग्रभाग होता है उसको सालियां कहते हैं। और कलमे यानी बालियां। तो क्या कहते हैं? खेतों में जो बालियां थी काय की? गेहूं की, वो पक करके किसकी तरह हो गई थी? सोने की तरह लाल रंग की हो गई थी या पीले रंग की हो गई थी।
और दूर दूर तक खेतों में फैली हुई थी गेहूं की बालियां, सूखी हुई स्वर्ण रंग की। ठीक है, आगे मानो वो ऐसा लग रही थी जैसे ये खेत क्या है, शरद ऋतु में इंदिरा लक्ष्मी जी का मंदिर हो। खेत तो शरद ऋतु में लक्ष्मी जी के मंदिर के समान लग रहा था खेत, और इसके अलावा जो उसका रास्ता था, उसका जो रास्ता था वो किसकी तरह लग रही थी, स्वर्ण सालिनी की तरह लग रही थी। दोबारा देखो इसमें किसकी संभावना किस पर की गई है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कि अफल में फल की संभावना। ठीक है, तो ये क्या है, खेत है, खेत में क्या है ना, खेत में गेहूं की बालियां सूख गई है जो किसकी तरह लग रही है, सोने के जो लुको होते हैं, अंतर्भाग होते हैं उनकी तरह लग रही है। ठीक है, वो शरद इंदिरा का मंदिर सा जो खेत था, वो खेत तो किसका, लक्ष्मी जी का मंदिर लग रहा था, और उस खेत में जो रास्ता था, वो रास्ता, वो जो मंदिर था, मंदिर का जो रास्ता था वो किसकी तरह लग रहा था, सोने की पगडंडी की तरह लग रहा था। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। इन भेदों पर मैंने व्यापकता से आपके सामने चर्चा कर ली है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ में आगे जो तीसरा इसका भेद है उस पर अगर मैं चर्चा करूं तो वो क्या है, देखिए तीसरा क्या भेद है इसका, गैर। ठीक है, उत्प्रेक्षा तो वो हेतु उत्प्रेक्षा, ठीक है बेटा, हेतु उत्प्रेक्षा। इसको भी अगर देखते हैं इसके बनावट को, तो हेतु प्लस उत्प्रेक्षा द्वित्व से बना है ये। ठीक है, हेतु यानी कारण होता है, ठीक है, उत्प्रेक्षा यानी संभावना, जहां अकारण में या अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है। जहां अहेतु, जैसे अपन ने बनाई थी अफल में फल की संभावना, यहां से पकड़ेंगे अपन, अहेतु में यानी अकारण में, जहां, इसको एक बार नहीं कर दो, ठीक है, जहां अहेतु में यानी अहेतु मतलब अकारण में, अहेतु में हेतु, हेतु यानी कारण की संभावना प्रकट की जाती है। ये करो, जहां अहेतु में हेतु की संभावना प्रकट की, ऐसा नहीं लिखो तो वैसे लिखो आप, कैसे, अकारण में, अहेतु का मतलब अकारण होता है, हेतु का मतलब क्या होता है, कारण, जहां अकारण में कारण की संभावना प्रकट की जाती है। तो ये क्या होता है, ऐसा हेतु उत्प्रेक्षा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, वो मिलकर के बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। मानो कठिन आंगन चली ताते राते पाए पाए, मानो कठिन आंगन चली ताते राते पाए, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने। देखिए मित्रों, इस पे विस्तार से बात करते हैं कि इसमें हेतु उत्प्रेक्षा कैसे होगा। तो मैंने क्या बोला, जहां कारण होगा नहीं लेकिन फिर भी उसको क्या मान लिया जाएगा, कारण, ऐसे समझो। क्या कह रहा है कवि, मानो कठिन आंगन चली ताते राते पाए। भाई कठिन कठोर आंगन में चलने के कारण ताते उस नायिका के पांव राते राज गए हैं या लाल हो गए। तो क्या करिए कि मानो कठिन आंगन में चली है क्या, गोरी या नायिका, इस कारण से उसके पांव क्या, कोमल पांव कठोर आंगन में चलने के कारण क्या हो गए, लाल हो गए। ऐसा कह रही है ये पंक्ति, लेकिन ये नहीं इसका अकारण में क्या, कारण ये है कि
कि वो कठिन आंगन में चलने के कारण लाल नहीं हुए, बल्कि जो नायिकाएं होती है, जो स्त्रियां होती है, उनके पांव वैसे ही क्या होते हैं, गौर वर्ण के होते हैं। गौर वर्ण के होने के कारण क्या वो लाल दिखाई देते हैं। तो क्या कारण है ही नहीं और क्या मान लिया गया, कारण मान लिया गया। तो ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। दोबारा देख लो एक बार, क्या क्या कह रही है पंक्ति, पंक्ति क्या कर रही है, कठिन आंगन में चलने के कारण उसके नायिका के पांव क्या हो गए, लाल हो गए, त्रास गए। ऐसा नहीं, अकारण काय में आंगन में चलने के कारण लाल नहीं हुए, कारण कुछ और ही। कारण क्या है कि नायक जो ललनाएं होती है, जो नायिकाएं होती है, जो सुंदरियां होती है, उनके पांव गोरे होते हैं और गौर वर्ण होने के कारण वैसे क्या दिखाई देते हैं, लाल दिखाई देते हैं। इस कारण यहाँ पर क्या हो गया, उत्प्रेक्षा का कौन सा हो गया है, उत्प्रेक्षा हो गया। ठीक है, इसका दूसरा देखो, मनोहर सेज हिमाचल बूढ़ी। दूसरा मैंने क्या लिखा, नायिका क्या कह रही है, मानो सेज हिमाचल बूढ़ी, मेरी जो सेज है, सैया है, वो क्या बन गई है, बर्फ में ढक गई है, हिमालय बन गई है। ये कारण है ही नहीं, फिर भी वो क्या मान रही है उसको कारण, जबकि कारण तो क्या है, पहली बार पढ़ने पर ऐसा लगता है कि नायिका ये कह रही है कि मेरी जो सेज है, सैया है, वो सैया क्या है, हिमाचल हिमालय बन गई है या बर्फ में ढक गई है। कारण में कारण की संभावना, अब कारण क्या है, नहीं, अर्थात जो नायिका है, जो ये कह रही है कि मेरी सेज बर्फ से ढक गई है, वो ये कह रही है कि मेरी सेज बर्फ से ढक गई है जब मेरे पति या प्रीतम बाहर गए हुए इस शरद ऋतु में, तो उनके वियोग में मुझे अत्यधिक सर्दी लग रही है, जिसके कारण वो ये कहना चाह रही है कि मेरी जो सैया है या सेज है, वो अत्यधिक सर्दी देने के कारण मुझे किसके समान लग रही है, हिमालय की तरह या बर्फ के समान लग रही है। तो ये इसमें भी कहा कि अकारण में क्या, कारण की क्या प्रकट की गई संभावना प्रकट की है। दोबारा देखो इसका क्या कह रहे हैं, नायिका ये कह रही है कि मेरी जो सैया है वो हिमालय लग रही है मुझे, ऐसा होता नहीं है, कारण कुछ अलग ही। कारण ये है कि उसका जो पति है, नायिका का जो पति है, वो विदेश गया हुआ है और सर्द ऋतु है, तो सर्द ऋतु में उसका वियोग सता रहा है, सर्दी लग रही है, उसके वियोग के कारण वो सर्दी उसको किसके तरह लग रही है, हिमालय की तरह लग रही है। इसमें भी तो ऐसा ही था। उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, और ये जितने भी मैंने 8 प्रकार आपको अलंकारों की मैंने बताए थे, वो सारे के सारे आपने अच्छे से सीखा भी होगा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आपका जो दूसरा अध्याय था अलंकार का, ये आपका आज क्या होता है